हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अब आपकी जो तैयारी का समय है वो बिल्कुल अंत आ रहा है आपकी तैयारी का। यानी अब आपकी जो, अगर यूँ कहें कि अभी आप लोग के पास केवल 48 घंटों का समय बचा हुआ है और इन 48 घंटे में ही आप लोग को जो भी चीज़ें करनी है, जो भी अपनी प्रिपरेशन को धार देना है, उस 48 घंटे में ही आपको यहाँ पर देना हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। हिंदी का ये जो सेशन हो रहा है आपका 100 प्रश्नों से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर जो सेशन करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं और इसमें हम लोगों ने हर एक टॉपिक को इंक्लूड किया हुआ है जो एनटीए ने बताया हुआ है। ठीक है, तो आपका टॉपिक भी, आपको हर एक टॉपिक आपको इसमें कवर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कोई जो पेपर होगा आपका 12 जून को, उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस प्रकार के रहने वाले हैं। और ये आपका आखिरी कह सकते हैं क्लास हो रहा है हिंदी का। जी हाँ, हिंदी का आखिरी क्लास आप लोग का हो रहा है। प्रणाम धीरज जी, प्रथम जी, हाय योगेश जी। सर हिंदी फॉर कम्युनिकेशन वीडियो लाई लीजिए। बिल्कुल आज आ जाएगा योगेश जी, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का। ज्योति जी गुड मॉर्निंग, धीरज जी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चूंकि बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे ही स्टूडेंट की संख्या भी मुझे उम्मीद है कि वह बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है आपका मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार। नमस्ते अमृत जी। ठीक है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं ये जो टॉपिक लिया गया है, यानी क्वेश्चन लिया गया है, वर्णमाला जो आपका टॉपिक है वहां से आए। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हिंदी में कुल आपके 20 से 22 टॉपिक है, 20 से 22 टॉपिक है जहां से आपके पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो वर्णमाला टॉपिक है इसमें ये प्रश्न लिया गया है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं यहां पे बताया जा रहा है बी आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग यहां पे बी आंसर बता रहे हैं। ठीक है, यहां पे आपका मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आपके 2 बताए जा रहे हैं। तो देखिए जितने भी आंसर आए हैं कि 2 हैं, वह आपके आंसर गलत है। क्या है आपके आंसर गलत है। ठीक है, क्या है आपका आंसर गलत है। क्यों आंसर गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर 3 होते हैं। पहला जो होता है वह लघु स्वर होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका दीर्घ स्वर होता है और तीसरा जो होता है वह प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तो ये 3 स्वर आपके होते हैं मात्रा के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्राची जी राधे राधे। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, मैथिली किस अपभ्रंश की बोली है। मैथिली जो है आपकी किस अपभ्रंश की बोली है, ये आपको बताना है। सभी लोग आंसर बताइएगा। और देखिए ये आपका आखिरी सेशन हो रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का जो तैयारी है वह आपका पूरी हो चुकी होगी और इस सेशन में आप लोग को जितनी भी आपकी क्वेश्चन छूटे भटके होंगे, जो आपका डाउट रहा वो डाउट मैं क्लियर करते जाऊंगा। तो मैथिली किस अपभ्रंश की बोली है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं मैथिली जो है वो मागधी अपभ्रंश की बोली है, मागधी अपभ्रंश की बोली है। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी है वह सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए मागधी के बारे में यहां पे ध्यान दीजिएगा। मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश। अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि मागधी अपभ्रंश से ही आपका बिहारी हिंदी बोली निकली है। बिहारी जो हिंदी है आपकी वह इसी से निकली है। ठीक है, बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के 3, बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं। पहली जो बोली है आपकी वह मगही है। ठीक है, मगही। दूसरी जो आपकी बिहारी हिंदी में आती है वह मैथिली आती है और तीसरी जो है आपकी भोजपुरी आती है। ठीक है, कौन सी, भोजपुरी। ठीक है, तो ये बात एक ध्यान रखिएगा कि मागधी अपभ्रंश से ही बिहारी हिंदी निकली है और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगधी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो आपका मैथिली पूछा गया था, तो मैथिली ये है आपका। और मैथिली किससे संबंधित है, मागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सुदामा पांडे
धूमिल को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठिठुरता व गणतंत्र के लिए, संसद से सड़क के लिए, या फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, या कल सुनना मुझे? इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। जी बिल्कुल ऋषुगिरी जी, मागधी, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है इसका आंसर सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, अगर हम 3 के आंसर बात करते हैं सुदामा पांडे धूमिल जी के बारे में, तो इन्होंने एक रचना की थी या फिर इनकी कृति थी जिनको 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो आपकी भारत की 22 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें भी जिस भी लेखक का जो कृति है वो अच्छा रहता है उनको दिया जाता है। तो ये था आपका, यहाँ पे ऑप्शन बी बताया जा रहा है, सागर जी बी बता रहे हैं कि संसद से सड़क तक के लिए। ठीक है, और प्राची जी भी बता रही हैं, अचिता वर्मा जी भी बता रही हैं बी होगा। तो आपको बता दें यहाँ पे जो आंसर होगा वह डी सही होगा, कल सुनना मुझे यहाँ पे सही आंसर होगा। तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आंसर। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है वह गलत आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 पे। कह रहा है इनमें से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, हंस, आदित्य, गवाक्ष या फिर भास्कर। प्रश्न नंबर जो आपका दिया गया है 4, इनमें से कौन सा आंसर होगा? सबसे पहले आपको सूर्य का पर्यायवाची पता होना चाहिए। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य के पर्यायवाची में आपका हंस आता है, ठीक है, आदित्य आता है, आदित्य, इसके अलावा आपका भास्कर। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके सूर्य के ही पर्यायवाची है, लेकिन गवाक्ष जो है वह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह बिल्कुल सही होगा। तो जिनका भी आंसर सी है वह सही है। राजकुश जी ए आंसर बता रहे हैं, ए नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ए आंसर नहीं होगा बल्कि सी आंसर होगा। हंस भी जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 5 पे। दिया हुआ है अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। देखिए, जो आपका अशुद्ध वर्तनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 2 प्रश्न आएंगे। एक तो आपका शब्द से संबंधित रहेगा अशुद्ध शब्द, और दूसरा अशुद्ध वाक्य रहेगा। तो अगर आपको अशुद्ध शब्द और अशुद्ध वाक्य पहचानने आ गया तो आपके जो है 8 नंबर इसी से फिक्स हो जाएंगे। 8 नंबर जो है आपके इसी से फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5, कर अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अहल्या, द्वारका, त्रिदोष, सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 5 का जी बिल्कुल थोड़ा सा जुकाम और खांसी है, कोई नहीं, तबीयत अभी सही है लेकिन आराम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अहल्या, द्वारका, त्रिदोष या फिर सांकृत्यायन। चलिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 का आंसर बताया जा रहा है बी आंसर होगा। सागर जी ए आंसर बता रहे हैं, अचिता जी ए आंसर बता रही है। तो आपको बता दें यहाँ पे जिनका भी आंसर ए है वह बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे आंसर गलत है। जो आपका अशुद्ध वर्तनी है वह क्या है आपका? ये सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम त्रिदोष को कैसे लिखते हैं, त्रिदोष इस प्रकार लिखते हैं ना, तो ये हमारा त्रिदोष सही वर्तनी होगा। लेकिन यहाँ पे जो है बड़ा सा है इसलिए यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिए। बस छोटी छोटी जो गलतियां आप लोग यहाँ पे क्या समझ रहे होंगे, आपको यहाँ पे अहिल्या होना चाहिए था, आप यही समझ रहे हैं कि यहाँ पे अहिल्या होना चाहिए था। नहीं, अहिल्या भी सही है। जो आंसर यहाँ पे आप लोग समझ कर रहे थे कि सर अहिल्या होना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे आंसर गलत है। तो आपकी अगर जिन्होंने ये सोचा है वो सोच कर आप लोग आंसर कभी मत करिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 6 पे। कह रहा है सज्जन में समास कौन सा है? सज्जन में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या आंसर हो जाएगा? सज्जन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास या द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं आपका सज्जन में कौन सा समास है, तो सज्जन का जब आप क्या करेंगे यहाँ पर विच्छेद करेंगे इस शब्द को, तो हमें एक ही शब्द, एक ही आपको समास देखने को मिलेगा। वह कौन सा समास है आपका? कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी बहुत बार किया है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्या दिया हुआ है? सफलता न मिलने पर दुखी होना का क्या कहते हैं? सफलता न मिलने पर दुखी होना को हम क्या कहते हैं? कृपा, क्षोभ, दया या फिर आपका दुख।
प्रश्न नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं कि सफलता न मिलने पर हमें दुखी होना। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और उसे सफलता न मिली तो उसे क्या होगा, क्या उसको कृपा होगी, क्या उसे क्षोभ होगा, क्या दया आएगी उसे, या फिर दुख होगा। तो लाजिमी सी बात है, अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे नीट का जो एक स्कैम चल रहा है, नीट स्कैम चल रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको जो मार्क्स मिले हैं वह सही नहीं मिले हैं, उसमें स्कैम किया गया है नीट के एग्जामिनेशन में। तो वही जो आपके स्टूडेंट हैं वह क्या है आपके, वह दुखी तो हैं, दुखी तो है, क्योंकि इसमें दुख तो दिया हुआ है, सफलता ना मिले दुखी होना, यानी कि वो दुख तो है। लेकिन अगर हम एक शब्द में कहें तो उनको क्षोभ है, उनको क्षोभ है कि हमें इस परीक्षा में सफलता न मिली। ठीक है, यानी कि नीट एग्जामिनेशन हुआ है उसमें बहुत लोगों को कम नंबर मिले हैं तो वो तो दुखी हैं, लेकिन जिनका नंबर ही एकदम बेकार आया है, सफलता ही नहीं मिली है, कोई एडमिशन के चांसेस ही नहीं है, तो उनको क्षोभ होगा। उनको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, क्षोभ। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर अगर हम बात करते हैं कि क्रिया विशेषण जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको बताना है, 1, 2, 3 या फिर 4। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है यहां पर 8, उसका आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर बताइए। यहां पर अर्थ के आधार पर अगर हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण की, तो वह कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोग बताइए जल्दी से। अर्थ के आधार पर जो है आपका क्रिया विशेषण वह कितने प्रकार का होता है, जल्दी से बताइए सभी लोग। देखिए उम्मीद करते हैं कि सभी का जो आंसर है यहां पर वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। देखिए अर्थ के आधार पर अगर हम बात करते हैं कि जो क्रिया विशेषण होता है वह कितने प्रकार का होता है, डी बताया जा रहा है सभी लोग कि हाँ सर डी होगा, डी होगा, यहां पे सभी लोग बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे होगा आपका, जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर हमारा डी आंसर होगा, डी आंसर होगा, तो आपको बता दें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वह डी बिल्कुल सही होगा, 4 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 9। क्या कह रहा है आपका 9, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। हवा अग्नि है, पढ़ना पढ़ाना है, दोनों निर्भय है, या फिर निर्भय दोनों है। बिल्कुल सागर जी, तीनों ही क्लास यहाँ पे करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बता दें कि हमारी जो क्लासेस अभी जो चल रही है वह 11 AM पे होगी, वह हिंदी की क्लास हो रही है। ठीक है, दूसरी जो क्लास है 3 PM पे होगी, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास चला जाएगा, और आपका 7 PM पे जो है वह इंग्लिश की क्लास है। ये तीनों ही क्लासेस का मैराथन, तीनों ही मैराथन आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, तो तीनों ही मैराथन मतलब 2-2 घंटे का मैं क्लास लूंगा, ज्यादा नहीं, 2 घंटे का हर क्लास रहेगा। दोनों ही क्लास हर क्लास 2-2 घंटे का रहेगा, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड करें। ठीक है ना, चलिए तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा, निर्भय और दोनों। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अभय का मतलब निर्भय और उभय का दोनों। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 10 पे। दिया है तत्सम शब्द का चयन करें, शीश, जीर्ण, केकड़ा या खंडहर। तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव आप सभी लोग जानते होंगे, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तद्भव। देखिए तत्सम क्या होता है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि हिंदी में एज इट इज उसी प्रकार से यूज कर लिए जाए वही तत्सम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपका अग्नि, अग्नि क्या है यहाँ पर, तत्सम है। तद्भव जैसे अग्नि का आग हो गया, तो आग क्या है, मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में मतलब हिंदी में जब प्रयोग होते हैं तो उनका जो प्रकृति है वो बदल जाती है। ठीक है, तो यहां पर वो आग क्या है आपका तद्भव है, अग्नि जो है तत्सम। उसी प्रकार से तत्सम शब्द आपको बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का आंसर, ए आंसर बताया जा रहा है प्रचित जी का, यहां पर ए होगा।
सागर जी ए बता रहे हैं, ज्योति जी का भी ए है, मनीषा जी का भी बी है, रोलेक्स एंटरटेनमेंट ए बता रहे हैं कि सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए आपको अगर बात करते हैं कि जो आंसर बता रहे हैं कि सी होगा वो बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, सी जो है आपका आंसर गलत है। क्यों यहां पे गलत है? क्योंकि ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, क्या है? तद्भव है। तत्सम शब्द की अगर हम बात करते हैं यहां पर तो आपका केकड़ा, केकड़ा जो है आपका यहां पर तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। कह रहा है तद्भव शब्द का चयन करिए, ओष्ठ, क्षीर, अचरज या अमृत। फिर से वही तत्सम तद्भव पूछा गया है। तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में सेम उसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव का मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में आकर के जब उनकी प्रकृति बदल जाती है तो आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक है ना? ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो यहां पे अगर हम बात करते हैं आपका प्रश्न नंबर 11 कि तद्भव शब्द कौन सा है, ओष्ठ, क्षीर, अचरज या अमृत, क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का? तो अगर हम 11 की बात करते हैं आपका तो यहां पे क्या होगा आपका, ओष्ठ। ओष्ठ भी क्या है आपका? ओष्ठ का होता है होठ, होठ क्या होता है? ये आपका तद्भव है। ओष्ठ क्या है आपका? तत्सम है। क्षीर क्या है यहाँ पर? तत्सम है। ठीक है, लेकिन यहां पे अचरज जो है आप देख रहे हैं वह तद्भव शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। ए नहीं होगा, प्रथम जैन जी यहां पे डी भी नहीं होगा, क्योंकि अमृत जो है वह तत्सम शब्द है, ये जो है आपका वह तत्सम शब्द है। ठीक है ना, आपसे पूछा क्या है? तद्भव शब्द पूछा है। ठीक है, ठीक, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12 दिया है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस है, या फिर आपका रौद्र रस है, या वीर रस है, या फिर अद्भुत रस है? कौन सा रस है आपको बताना है। प्रणाम गौरव जी, कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करते हैं कि इसमें कौन सा आपको रस देखने को मिल रहा है। देखिए अगर यहां पे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 में, तो ये जो आपका है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, पहले इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, तभी इसको रस आप बता पाएंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है? ये पहले जो लिखा है वो किसने लिखा हुआ है? तो ये जयशंकर जी ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में क्या कहा गया है? इस पंक्ति में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से भारत माता अपने पुत्रों को स्वतंत्रता के लिए पुकार रही हैं, क्योंकि जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उस पर अंग्रेजी सेना ने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है, और उसी को स्वतंत्र कराने के लिए जो हमारी भारत माता है वो पुकार रही है अपने सैनिकों को, अपने सैनिक रूपी बच्चों को, बेटे को, कि आओ अब हमें क्या करो, यहां से स्वतंत्र कराओ। तो इसमें क्या हमें जोश भर रहा है, यानी ये जो पंक्ति है वो हमारे जो जवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे जवान हैं, उनके अंदर जोश भरा जा रहा है। ठीक है, तो जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जोश भरा जाता है तो वह हमेशा वीर रस होता है। क्या होता है आपका? वीर रस होता है। इसलिए 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, अमृत मनचंडा जी का आंसर सही है सी, और रोलेक्स एंटरटेनमेंट जी का भी आंसर सी है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्या कह रहा है आपका कि किस विद्वान ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? किस विद्वान ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा, यह आपको बताना है। प्रश्न नंबर आपका 13 दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बहुत चीजें बताया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, किस विद्वान ने रीति काल को जो है वह श्रृंगार काल कहा, यह आपको बताना है। ठीक है, रीति काल को श्रृंगार काल कहा, यह आपको आंसर बताना है। सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। रीति काल, बहुत बढ़िया, यहां पे आंसर बताया जा रहा है सी। ठीक है, सी बताया जा रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर देख लेते हैं कि आंसर आप लोग का सही आ रहा है या फिर ऐसे ही आप लोग बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट सी यहां पे आंसर बताए हैं, ठीक है,
जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सी बताए हैं सभी के जो आंसर हैं वह लगभग लगभग यहाँ पे गलत हैं। क्या है आपके? गलत है। क्यों? क्योंकि रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वह गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर मोस्टली आ रहे हैं तो भी आंसर गलत है। नमस्ते अनामिका जी। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 14 पे। दिया हुआ है कि जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजी जाए तो उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लेते हैं यहां पर आपका कोई सरकारी जॉब लग गया, मान लेते हैं आपने एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन क्रैक किया। अब एसएससी सीजीएल के द्वारा आप इनकम टैक्स ऑफिसर बने। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए। अब इनकम टैक्स ऑफिसर जब आप बन गए तो मान लीजिए कोई भी समुद्र की तरफ से सोना होना आया और आपने उसको पकड़ लिया। अब आपको क्या करना है? उस सरकारी ज्ञापन को सभी को प्रेषित करना, सबको सेंड करना है। तो उसे आप क्या कहेंगे? कार्यालय आदेश कहेंगे, अधिसूचना कहेंगे, या परिपत्र कहेंगे, या कार्यालय ज्ञापन कहेंगे? क्योंकि एसएससी सीजीएल में आपको जो भी कुछ करना होगा वो इंग्लिश में करना होगा, लेकिन यहां पर हिंदी में पूछा गया है कि अगर हिंदी में आप कोई भी चीज प्रेषित कर रहे हैं सबको तो उसे आप क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए आईएएस बनिए या पीसीएस बनिए या सीजीएल के द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर बनिए, आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी जाएंगे आप सरकारी जॉब में तो ये सब बेसिक नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। और आपके सिलेबस में भी है, आपका है ना, आपके सिलेबस में भी है। तो आपको इसका आंसर क्या है? डी बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, डी बताया जा रहा है कि सभी का डी आंसर होगा। तो आपको बता दें यहाँ पर जिनका डी आंसर है वो गलत है। यहाँ पे परिपत्र कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। ठीक है, तो सी आंसर अभी तक किसी का भी नहीं है, यानी आंसर आप लोग का गलत है। तो इसे इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा क्योंकि आप सभी को इसका आंसर नहीं पता था। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 का। क्या दिया हुआ है? कन्नौजी हिंदी को किस उपभाषा के अंतर्गत रखते हैं? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, या पूर्वी हिंदी? कन्नौजी हिंदी को यहां पे बोला जा रहा है कि किसके अंतर्गत आप यहां पर रखेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, कन्नौजी हिंदी के बारे में। तो देखिए कन्नौजी हिंदी के बारे में अगर हम बात करते हैं सभी को, तो मैंने आपको हर एक चीज के बारे में बताया। अभी मैं बिहारी हिंदी के बारे में बता रहा था आप लोग को, अब यहाँ पे कन्नौजी हिंदी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, किसके हैं? कन्नौजी हिंदी के बारे में। तो देखिए कन्नौजी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं आप लोग का कन्नौजी हिंदी के बारे में, तो कन्नौजी हिंदी जो है आपका वह पश्चिमी हिंदी का एक भाग है। ठीक है, कन्नौजी हिंदी जो है वह पश्चिमी हिंदी का भाग है। किसका है? पश्चिमी हिंदी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पश्चिमी हिंदी जो है वह सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है, अगर अपभ्रंश पूछता तो यह आपका सौरसेनी अपभ्रंश होता। और आपका कौन से उपभाषा से संबंधित है? तो यह उपभाषा कौन सा है आपका? वह उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, 5 बोलियां आती हैं, जिनमें पहली जो बोली आप यहां पर देख रहे हैं वह होती है आपकी खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। दूसरी जो आपकी बोली होती है पश्चिमी हिंदी की वह होती है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और तीसरी जो आपकी होती है वह होती है कन्नौजी, जो अभी हम लोग यहां पर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और चौथी जो आपकी बोली होती है वह होती है बुंदेली, बुंदेली। और 5वीं जो होती है वह कौन सी होती है? कोई बताएगा यहां पर? बांगरू होती है, बांगरू। ठीक है सर, प्लीज इको जियो का एक बार पीवाईक्यू करा दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज रात में आप लोग को एक बार डोमेन सब्जेक्ट जो आपके आर्ट्स स्ट्रीम के हैं उनका कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं करूंगा ऑल अबाउट जी, हाँ कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, इंटरनेट यूजर ये कहां से पढ़े? ये तो पढ़ने वाली चीजें थी जो आप लोग को, ये सभी जो है वह हिंदी भाषा का विकास का टॉपिक है, वहां से आपको मिलेगा। हिंदी भाषा का विकास ये टॉपिक है, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, उसमें ही आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी भी मैं आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता जा रहा हूं। अब इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 16 क्या दिया हुआ है?
अफसोस किस भाषा का शब्द है? अफसोस जो है किस भाषा का शब्द है? देखिए आपके सिलेबस में एक विदेशज शब्द भी है, विदेशज शब्द भी है आपका, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आप लोग देखेंगे कि फॉरेन वर्ड्स हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी विदेशज शब्द है। तो ये विदेशज शब्द आपका जो टॉपिक है वहां से उठाया गया है। कर अफसोस किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए इसका क्या हो जाएगा? अफसोस किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फारसी, अरबी या फिर आपका देशज, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चल क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर आपका 16, अफसोस किस भाषा का शब्द है। तो अगर हम बात करते हैं अफसोस किस भाषा का शब्द है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो भाषा के बारे में पूछा गया वो उस भाषा से संबंधित है कि नहीं है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वह बी, यानी कि ये फारसी से संबंधित है। क्या है आपका? फारसी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका भी आंसर बी है वो बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर यहाँ पर बी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17, दिया हुआ है संस्कृत शब्द में उपसर्ग है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? सन है, सन है, सम है या फिर सम है? कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है आपको लगा, ये आपको बताना है। देखिए संस्कृत में आपको उपसर्ग बताना है, जो सब संस्कृत शब्द दिया गया है इसी में आपको उपसर्ग बताना है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए सभी लोग? ओके क्रिक जोन जी, कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17, अगर हम बात करते हैं संस्कृत में तो देखिए संस्कृत यानी कि संस्कृत, ठीक है। क्या हो जाएगा? संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18, कह रहा है सुमित्रा में प्रत्यय है, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है 18 का आंसर बताना है कि सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इत्रा लगा हुआ है, त्रा लगा हुआ है, और लगा हुआ है या फिर आपका आ लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा सभी लोग बताइए। प्रश्न नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर 18, इसका आंसर सुमित्रा, ठीक है। क्या दिया हुआ है? सुमित्रा दिया हुआ है। तो सुमित्रा में अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सुमित्र, सुमित्रा, क्या हो जाएगा? सुमित्रा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही होगा। आ नहीं होगा यहाँ पे, सुमिधन इत्रा नहीं होगा। देखिए अब यहां पर आप कह रहे हैं कि सर ये हो सकता है कि नहीं, समधन इत्रा नहीं ना होगा। देखिए जब भी, देखिए अगर हम बात करते हैं कभी भी हमें प्रत्यय बताना होगा, देखिए जब भी प्रत्यय और उपसर्ग बताना हो, प्रत्यय या उपसर्ग बताना हो तो उसके लिए ट्रिक है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है कि अपने ठुड्डी पर अपना जो हाथ है उसको उल्टा कर लीजिए और उसको अपनी ठुड्डी पर रख लीजिए और उस शब्द को बोलिए। जब आप उस शब्द को बोलेंगे तो जहां पे भी उस शब्द टूटेगा वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका उपसर्ग होगा या फिर प्रत्यय होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं सुमित्रा, त्रा आ रहा है, त्रा, तो आ आखिरी में आ रहा है, इसलिए यहां पर आ जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19, क्या दिया हुआ है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? हम सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का जो निर्धारण होता है वह किसके आधार पर होता है? वह स्त्री जाति है या पुल्लिंग है, किसके आधार पर करते हैं? कर्म के आधार पर, कर्ता के आधार पर, वचन के आधार पर या फिर आपका क्रिया के आधार पर? क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19, अगर हम प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं तो यहां पे जो हम चेंज करते हैं, मतलब जो हम निर्धारित करते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है, वह हम निर्धारित किसके द्वारा करते हैं? वह हम क्रिया के द्वारा निर्धारित करते हैं कि क्रिया कैसा है। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाती है, तुम पानी पीते हो, तुम पानी पीती हो, तो हम क्रिया के आधार पर यहां पर निर्धारित करते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है, वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। आया समझ में बातें? तो हम कर्ता के अनुसार नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि हर्षा, हर्षा खाना खाता है, ठीक है, या फिर ये तो आपका संज्ञा हो गया, लेकिन अगर हम हर्षा की जगह लिख दें कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, और यहीं पर हम कह दें वह की जगह वह खाना खाती है, खाता की जगह खाती लगा दें, तो हम यहां पे देख लेंगे ना कि यहां पे कौन सा खाती है मतलब स्त्रीलिंग है और खाता है यानी आपका पुल्लिंग है। आया समझ में? हाँ बिल्कुल टिंकू जी, टिंकू जी बिल्कुल होता है।
आप सभी लोग को बता दें कि आपका एनसीटी में -1 का नेगेटिव मार्किंग होता है, ये सभी लोग ध्यान। आई होप अब आप लोग को वीडियो क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, उम्मीद करते हैं अब सभी लोगों को अब यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए, तो यहाँ पे अब आप शब्द का विशेषण क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर बताइएगा। तो कुलीन, कुलीब, कुलज या फिर आपका कुलब। प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ई। कुलीन जो है आपका वह क्या है यहाँ पर, वह एक विशेषण शब्द है। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 21 दिया हुआ है यहाँ पर, चौथाई विशेषण के लिए किस भेद के अंतर्गत आता है। चौथाई विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, पूर्णांक बोधक है या अपूर्णांक बोधक है। चौथाई विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। देखिए, अगर हम चौथाई की बात करते हैं तो यहाँ पे चौथाई में आप क्या देख रहे हैं, आपके चौ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, चौ, यानी कि अंक के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, अंकों के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, इसीलिए आपका यह अपूर्णांक बोधक होगा। क्या होगा, अपूर्णांक बोधक होगा। नहीं, वो गलत बता रहे हैं, आप ब्रोशर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर आपका 22 क्या कह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। एक वचन स्त्रीलिंग के रूप में, बहुवचन स्त्रीलिंग के रूप में, एक वचन पुल्लिंग के रूप में या फिर आपका बहुवचन पुल्लिंग के रूप में। क्या आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का आंसर। देखिए, अगर हम प्रश्न नंबर 22 करते हैं, क्रियार्थक संज्ञा जो होती है वो हमेशा जो आपकी रहती है किसमें रहती है, एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। ठीक है, किसमें, एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। ठीक है, नहीं देखिए मेघा जी, हिंदी टफ नहीं होता है, हिंदी जो है आपका टफ नहीं होता है, बस अगर आप उसको पढ़े हैं तो आपको आराम से वो आ जाएगा। कोई भी विषय तभी टफ लगेगा जब आप उसे पढ़ना छोड़ देते हैं या आपका प्रैक्टिस में वो नहीं रहता है। ठीक है, जब किसी भी चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी लगेगा, है ना। तो जब किसी चीज को आप समय देंगे तो वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा। जब आप किसी को समय नहीं देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये तो वही बात हो गई कि जब एक काला पति है, एक काला पति है और गोरी पत्नी है। ठीक है, अब पत्नी यहां पर कह रही कि हमें काले पति के साथ नहीं रहना है, और कुछ लड़कियां जो होती है गोरी होती हैं वो काले पति के साथ नहीं रहती हैं, कुछ गोरी लड़कियां होती जो काले पति के साथ रहती हैं, वो समय के साथ साथ उनको समझ में आ जाता है कि ये भी हमसे प्यार करता ही है ना। तो उसी प्रकार से जब आप किसी को समय देंगे तो आपको पता चलेगा क्या उससे हमें क्या चीजें मिल रही हैं, आपको भी उससे प्यार होगा और उसको भी आपसे प्यार होगा। उसी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट है, अगर चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ हो, कोई भी विषय अगर आप उसको समय देंगे तो आपको हर उस विषय से प्यार हो जाएगा जिसको आप समय देंगे। ठीक है, बस समय देने की बात है। तो वृत्तमुखी वर्ण क्या होगा यहाँ पर, अ है, आ है, छोटी ई है या ऊ है। क्या आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहां पे दिया हुआ है 23। वृत्तमुखी वर्ण, वृत्तमुखी वर्ण का मतलब क्या होता है भाई, मतलब जब हम अपने मुंह को वृत्त के आकार का बनाते हैं, किस आकार का, जब अपने ओठों को वृत्त के आकार का बनाते हैं तो वह आपका वृत्तमुखी हो जाता है। तो इसमें वर्ण पूछा गया, तो वृत्तमुखी वर्ण कौन सा हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे, जब हम बोलते हैं अ, तो अ में हमारा वृत्तमुखी बन रहा है, नहीं बन रहा है। आ में पूरा मुंह खुल जा रहा है, ये भी नहीं है। ई में हमारा जो मुंह है, मतलब जो हमारे होठ है वो जैसे कहते हैं ना चिहारो मत ज्यादा, तो वो चिहार रहा है। ऊ में हम अपने होठों को गोल बना दे रहे हैं, बिल्कुल वृत्त के आकार का, जैसे हम बिल्कुल ऐसे बना दे रहे हैं ऊ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 24। क्या कह रहा है आपका, निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है। निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है, ए, आ, अ या फिर उ। संयुक्त स्वर के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संयुक्त स्वर है वह कितने होते हैं, कुल आपके 7 संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कौन कौन सा होता है, आप सभी को मैंने जब स्वर वाला टॉपिक पढ़ाया था, मैं टॉपिक वाइज जब आप लोग को पढ़ा रहा था उसमें हर एक चीज को मैंने आप लोग को यहां पर कंफर्म किया था कि देखिए संयुक्त स्वर कौन सा होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियरली आप लोग को बताया हुआ था। ठीक है, ठीक, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, संयुक्त स्वर के बारे में पूछा गया है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पे आप लोग का, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे
ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का ए बताया जा रहा है कि सर 24 का ए आंसर होगा। ठीक है, 24 का जो है आपका वह ए होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपको बता दें यहाँ पर संयुक्त देखिए दो चीजें होती है, एक तो संयुक्त स्वर होता है, एक संयुक्त दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, तो संयुक्त दीर्घ स्वर में अगर हम बात करते हैं आपका संयुक्त दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर इसमें कौन कौन सा होता है दीर्घ स्वर में, ए ओ और औ। तो इसमें से आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपका जो है ए आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया गया है यहां पर 25। देखिए पढ़ाई करो यहां पे पूछ रही हैं, पढ़ाई करो जी, पढ़ाई करो पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर होने चाहिए। 300 नंबर आपके एटलीस्ट होने चाहिए एनसीईटी एग्जामिनेशन में। अगर 300 नंबर नहीं है तो फिर आपको बहुत ज्यादा यहां पर वेट करना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो 300 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। ठीक है, पढ़ाई करो जी, उम्मीद है आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। अंतस्थ व्यंजन य, स, श या फिर ह, अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है यहां पर, तो इसमें होता है आपका य, र, ल और व, ये 4 होते हैं। अब इन चारों में से कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 26 दिया है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 26, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम हरियाणवी है, हिंदी है, कौरवी है या फिर आपका भारतीय। तो खड़ी बोली अभी मैंने बोला था आप लोग को, खड़ी बोली हिंदी के बारे में बताया था, जो कि आपका रहता है। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी, कौरवी या हिंदी आपका सही आंसर है। क्या आपका, कौरवी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया हुआ है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। रोपण, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर अवमूल्यन। प्रश्न नंबर जो आपका दिया है 27, इसका आंसर आप लोग को बताना है, क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, रोपण, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर अवमूल्यन। क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर आपका 27, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए आंसर। रोपण जो है वह उन्मूलन का विलोम है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। हवा का पर्यायवाची नहीं है, हवा का पर्यायवाची नहीं है, समीरण, प्रकंपन, हाटक या फिर वात। प्रश्न नंबर 28, कैसे प्रश्न लग रहा है आप लोग को, आपको लग रहा है ना बिल्कुल नए प्रश्न आप लोग को यहां पर लाया है। और जैसा मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग के एनटीए के जो एग्जामिनेशन होगा, यानी एनसीईटी का जो एग्जामिनेशन होगा, मेरी पूरी यहां पर मैं यहां पर, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर आपका 28 का आंसर यहां पे क्या होगा, हवा का पर्यायवाची नहीं है, समीरण, प्रकंपन, हाटक या फिर वात। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, यानी हाटक जो है वह हवा का पर्यायवाची नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग बफरिंग हुआ होगा क्योंकि मैंने अभी मोबाइल डेटा से आपका जो क्लास है वह शिफ्ट किया है वाईफाई पर। ठीक है, वाईफाई पर शिफ्ट किया हुआ है, तो हो सकता है कभी कभी जब मैं मोबाइल डेटा से वाईफाई से मोबाइल डेटा पे करूं तो आप लोग को कुछ बफरिंग लगे। ठीक है, ठीक, तो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 दिया है, अभ्युदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अभ्युदय का यहाँ पे आपको बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्युधन उदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय या अभ्युधन उदय, क्या हो जाएगा ये बताना है। जी बिल्कुल सागर जी, नए हैं क्वेश्चन, नए इसीलिए क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि हर एक प्रश्न, हर प्रकार के प्रश्नों से आप भली भांति परिचित हो सके। प्रश्न नंबर सी बताया जा रहा है कि अभ्युदय का जो संधि विच्छेद होगा वह सी आंसर होगा। तो यहां पे जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वह बिल्कुल सही है, अभिधन उदय वह बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 30
दिया है काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील राम महीप का। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील राम महीप का, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको अलंकार बताना है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर वक्रोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करते हैं जब भी आपको अलंकार पहचानना हो तो सबसे पहले उसके अर्थ को, उसके वो कहना क्या चाहता है उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगा उसके अलंकार को समझना। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो किस उपमा दिया जा रहा है, ठीक है, कि उसका रूप कैसा है, काम सा रूप है उसका, यानी उसका रूप क्या है, काम के जैसा। प्रताप दिनेश सा, उसका प्रताप कैसा है, दिनेश सा, यानी कि यहाँ पे उपमा दी जा रही है किसी को। सोम सा शील, शील उसका सोम सा है, तो इसलिए यहां पर उपमा दिया जा रहा है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है जी हाँ, आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा वह सीबीटी मोड में होगा, सीबीटी मोड में। ठीक है, सीबीटी मोड का मतलब हो कि आप लोग को एक टैबलेट दिया जाएगा, टैबलेट, ठीक है, उसी पर आप लोग के क्वेश्चन जो है वो शो करेंगे। सीबीटी मोड का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन अब कंप्यूटर नहीं मिलेगा बल्कि आपको टैबलेट दिया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे एक मोबाइल होता है, ठीक है, एक मोबाइल होता है, एक टैबलेट होता है और तीसरा होता है आपका लैपटॉप, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। ठीक है, तो आप लोग को जो दिया जाएगा वह टैबलेट दिया जाएगा। टैबलेट चूंकि एकदम मोबाइल की तरह ही होता है तो आपको इजी रहेगा, उस पर हाथों से क्लिक करना होता है बस। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, आराम से आप लोग पेपर देंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आप लोग एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, एकदम आराम से दे पाएंगे। ठीक है ना, ठीक, बहुत बहुत स्वागत है प्रिया भारद्वाज जी आपका। हाँ देखिए हर एक चीज में अलग अलग लेता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कुछ टेस्ट जहाँ पे सीबीटी, जहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा होगा वहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर देगा, जहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होगा वहाँ पे टैबलेट आप लोग को देगा। तो टैबलेट और कंप्यूटर लैपटॉप में से दोनों में से कोई एक होगा जिस पर आपको अपना एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 31 देखिए आपका दिया हुआ है, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलते उन्हें हम क्या कहते हैं? मौखिक स्वर, लुंठित स्वर, निर्नुनासिक स्वर या अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हम नाक से हवा निकालते हैं, जैसे हम कोई भी स्वर का उच्चारण करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर कि कोई भी स्वर है और उस स्वर को अगर हम यहां पर बोलते हैं और बोलते वक्त हमारे नाकों से हवा निकलती है तो वह क्या कहलाती है आपकी? मौखिक कहलाएगी। मौखिक तो पहले कट हो जाएगा क्योंकि जब भी हम बोलेंगे तो मुख से हवा निकलेगी तो आपका इस प्रश्न को सही से सेटिस्फाइड नहीं करेगा, लुंठित भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या आपका? यहां पे जो है वो क्या होगा आपका? निर्नुनासिक, निर्नुनासिक भी नहीं होगा, अनुनासिक स्वर होगा। क्या होगा? अनुनासिक। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। ओके सागर जी, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 32 का। दिया है भाषा विज्ञान की दृष्टि से वो जो शब्द आप यहां पर देख रहे हैं वह किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत्त है, अग्र संवृत्त है, पश्च विवृत्त है या अग्र विवृत्त है? कौन सा यहां पे है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 32 का आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सभी लोग आंसर बताइएगा, प्रश्न नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 का आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए यहां पर। बहुत देखिए इजी प्रश्न, अगर आपको समझ में आया है तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं कि भाषा विज्ञान में क्या होता है कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। ठीक है, ये मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, मुखाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। ठीक, तो देखिए मुखाकृति के आधार पर अगर हम स्वरों के प्रकार की बात करते हैं तो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वह समृद्ध स्वर होता है। क्या होता है आपका? संवृत्त स्वर होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका तो दूसरा जो होता है आपका वह होता है अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर। ठीक, और तीसरा जो होता है वह आपका क्या होता है? विवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर। और चौथा जो होता है आपका वह होता है अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर।
तो ये किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर हो गया। और ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें, ओष्ठ के प्रयोगों के आधार पर अगर हम देखें तो जो स्वर होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं आपके, तो ओष्ठ जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है और अवृत्तमुखी। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है कि वो किस प्रकार का है, तो ये आपका है पश्च विवृत्त है। क्या है आपका, पश्च विवृत्त है। तो सी ऑप्शन जो है आपका वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पश्च विवृत्त आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिनका बीटी आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 33 का रहा है दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर कौन सा है, ए है, ए है, आ है या फिर ओ है। अभी मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वरों के बारे में। ठीक है, दीर्घ स्वरों के बारे में मैंने बताया था कि ये दीर्घ स्वर है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, एक होता है आपका संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या होता है आपका, संयुक्त दीर्घ स्वर। और दो होते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो की 7 होती है। ये होते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और ये जो दीर्घ स्वर होते हैं सातों, इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा जो डिवाइड किया जाता है वह आपका संयुक्त दीर्घ स्वर के बारे में, संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपसे पूछा नहीं है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त दीर्घ स्वर। अब यहां पे आपसे दोनों दे दिया है, तो मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आता है, तो मूल दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई और उ। अब इसमें देखिए कहीं आपको दिख रहा है कोई, ए आपका सी आंसर यहां पे सही हो जा रहा है। और संयुक्त दीर्घ स्वर में कौन सा आता है आपका, ए, ओ और औ। तो यहां पे देखिए आपका ये भी आपका हो जाएगा, ए भी है इसमें, ए भी है यहां पर, ओ भी है। तो अब इसमें कौन सा लगाएंगे आप, इसमें कौन सा लगाएंगे ये आपको बताना है। गुड आफ्टरनून दीपक राज जी। अब बताइए इसमें कौन सा लगाएंगे आप लोग, कोई बात नहीं है कम्मू जी। जैसे यहां पे आप दीर्घ स्वर पूछा है, तो दीर्घ स्वर तो दो प्रकार के होते हैं ना, एक मूल दीर्घ स्वर, दूसरा आपका संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, अब मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर सभी दे दिया है इसमें ऑप्शन में, तो लगाएंगे कौन सा यहां पे हम लोग, कौन सा लगाएंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि दीर्घ स्वर की पूछे आपका, जब दीर्घ स्वर पूछे तो हमेशा हम क्या करते हैं, मूल दीर्घ स्वर की तरफ देखते हैं। किसकी तरफ, मूल दीर्घ स्वर की तरफ देखते हैं कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब दीर्घ स्वर पूछे तो केवल हम वहां पर मूल दीर्घ स्वर की तरफ देखते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर की तरफ नहीं देखेंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जब ऐसे प्रश्न आए तो यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब दीर्घ स्वर पूछे, यानी दीर्घ स्वर पूछने का मतलब क्या है, मूल दीर्घ स्वर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मूल दीर्घ स्वर पूछ रहा है। तो अगर ये प्रश्न आप लोग को आ जाए तो परेशान मत होइए कि सर ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको यहां पर बात बता दिया ट्रिक कि आपको मूल दीर्घ स्वर की तरफ ही देखना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 33 का जो आंसर होगा वह सी सही आंसर हो जाएगा। दीपक राज जी, जो क्वेश्चन आप लोग के यहां पर लिए जा रहे हैं, इसमें से 50% जो क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है वह सीयूटी यूजी के ही क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं। ठीक है, सीयूटी यूजी के ही क्वेश्चन, जो आप लोग का ये 100 क्वेश्चन कराया जा रहा है, 100 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन 50% क्वेश्चन जो है आपके सीयूटी यूजी से ही लिए गए हैं। ठीक है दीपक जी, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 34। देखिए क्या है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के। ठीक है, जो कितना काउंट होगा वो तो आप कितने प्रश्न हल करते हैं उसके आधार पर ना काउंट होगा। ठीक है सान्या जी, तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार को बनती है ये आपको बताना है, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 6 प्रकार। तो 34 अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा। ओके पल्लवी जी, थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है, जैसे ये पल्लवी जी बोल रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट कराइए, हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो भाववाचक जो संज्ञा है वो आपकी 5 प्रकार से बनती है। ठीक है, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35। दिया प्रकृति शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर आपका उभय लिंग है। ठीक है, यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपका
सान्या गुप्ता जी के द्वारा और स्लेवी जी के द्वारा कि 640 में से कितने मार्क्स सेफ रहेंगे। तो 640 में 300 प्लस मार्क्स जो है आपके, ये सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर है आपका एडमिशन का। तो सेफ स्कोर कम से कम जरूर लाइए कि आप यहाँ पर सेफ रहें, ठीक है, कि आपका एडमिशन यहाँ पर किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जो भी आपने यूनिवर्सिटी चूज किया वहाँ पर एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं आपका, तो प्रकृति में कौन सा आपका लिंग है, प्रकृति में जो लिंग है वो आपका स्त्रीलिंग है। क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। तो बी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। केवल जी का आंसर बिल्कुल सही है, प्राची जी का भी आंसर सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। दिया है पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या फिर समूहवाचक है। ठीक है, पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर बताइए सभी लोग। प्रश्न नंबर आपका 36, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, यानी कि जातिवाचक। पर्वत जो क्या है, अपनी जाति को डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 37 दिया है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम संज्ञा के भेद को बात करते हैं तो कुल आपके 3 भेद होते हैं संज्ञा के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 का रहा है आप लोग का कि पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था। सरदार पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था। इसमें कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, कौन सा कारक भाई? कर्म है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है या फिर अपादान कारक है। आई होप आप सभी को 8 कारक के बारे में पता होगा, तो आप लोग आसानी से इसके बारे में बता देंगे। पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था, यानी अगर 38 की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी बताया जा रहा है और सी बताया जा रहा है, तो बी नहीं होगा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, करण कारक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 39 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 39 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, वर्षा है, रात है, दीमक है या फिर लेख है। आपको पुल्लिंग बताना है कि कौन सा पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर आपका 39, देखिए पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग कौन सा यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, लेख जो है आपका पुल्लिंग है। ये भी आप, वर्षा भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, रात भी आपका स्त्रीलिंग है, दीमक भी आपका स्त्रीलिंग है। 39 का सी गलत है दीपक राज जी, ओम प्रकाश जी आपका भी गलत है, सागर जी आपका भी गलत है, प्रिया जी आपका भी गलत है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। प्रश्न नंबर आपका 40 क्या दिया हुआ है, यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह जो शब्द दिया गया है यह क्या है आपका, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक है या फिर प्रविशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है, यह यहाँ पर क्या शब्द है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 40 का, ठीक है, प्रश्न नंबर 40 बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं आपका यह घोड़ा अच्छा है, तो यह घोड़ा अच्छा है मतलब यहाँ पर घोड़े के साथ यह को जोड़ा गया है, यह घोड़ा, दिस हॉर्स। ठीक है, यह घोड़ा, तो जब भी आपका यह घोड़ा ऐसे ही रहे आपका, तो वहां पे क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 41 दिया हुआ है, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। यहां पर कौन सी क्रिया है आपको बताना है। प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है 41 का आंसर संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या हो जाएगा, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या फिर आपका द्विकर्मक क्रिया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आंसर आपका आ रहा है वह क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 41 का, जी हाँ बिल्कुल 41 का जो आंसर हो जाएगा वह डी सही आंसर हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 42 कह रहा है कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है। कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है। वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया, मोहन आया सीता गी। आप लोगों ने क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई की है और क्लास 6 से लेकर 12 तक आप लोगों ने पूरे के पूरे जो इंग्लिश के टेंस है या हिंदी के टेंस है उनको अच्छे से पढ़ा होगा। अब यहीं पर आप लोग का टेंस का टेस्ट लिया जा रहा है कि आप लोग को टेंस कितना आता है। आसन भूतकाल कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं आपका आसन भूतकाल में तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर, मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है वो क्या हो जाएगा, आसन भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आसन भूतकाल।
अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 43। क्या कह रहा है आपका 43 कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्यों से कोई संबंध नहीं था क्या कहलाते हैं। मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई भी संबंध नहीं रहता है विस्मयादि कहलाते हैं, अनुबद्ध कहलाते हैं, या फिर यहां पर समुच्चय बोधक कहलाते हैं, या फिर विकल्प बोधक कहलाते हैं। क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। तो देखिए जब भी हम कहते हैं कि हम मनोभाव को प्रकट करने वाले यानी हमारे फीलिंग्स को प्रकट करने वाले जैसे कहते हैं ओह, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, या यहां पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 44 दिया हुआ है यहाँ पर। क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 44 कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, या फिर व्याधिकरण, या इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 44 का आंसर आपको बताना है, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए जो शब्द वाक्यांशों, वाक्यों, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही परिभाषा आपका दे दिया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि शब्द भेद जो आपने टॉपिक पढ़ा हो, क्रिया या फिर आपका समुच्चय बोधक, ठीक है, तो ये सब आपको परिभाषा याद होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट परिभाषा भी पूछ सकते हैं। तो परिभाषा यहाँ पे आपका दिया है, जिनको परिभाषा पता होगा वो आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 45 क्या दिया हुआ है। कह रहा है मिश्र वाक्य कौन सा है। सूरज उगने पर कुहासा फट गया। मिश्र वाक्य पूछा गया है। क्या है, मिश्र वाक्य पूछा गया है। ठीक है, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, या फिर यहां पर उसने अपना घर लुटा दिया। क्या आंसर हो जाएगा। मिश्र वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए यहां पर। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम मिश्र वाक्य की बात करते हैं तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। यहां पर प्रश्न नंबर 45 का वो हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी, यानी उसके पास जो कुछ था वह खो गया, या क्या है आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्या है आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 46। क्या कह रहा है आपका उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। ठीक है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर आप लोग का। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पे आंसर आप लोग कर रहे हैं। कर्ता विधेय है या कर्ता विस्तार है, विधेय पूरक है या फिर कर्ता पूरक है, कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो 46 की अगर बात करते हैं यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर होगा, कर्ता विस्तार है। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो कर्ता विस्तार रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो दिया गया है वह है 47। कह रहा है आपका देहलता में कौन सा समास है। देहलता में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्ययभाव, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं देहलता में कौन सा समास है आपका, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह हो जाएगा सी आंसर, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 48 पे दिया है अशुद्ध वर्तनी वाली शब्द कौन सी है। ऋतु, तिलांजलि, अधीन, या विरहणी। ये देखिए ऐसे शब्द होते हैं जो आपके पूरी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड पे और जो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं उसमें कभी ना कभी ऐसे शब्दकोश आपको देखने को मिलते होंगे। तो इन शब्दकोशों के आधार पर आप लोग का यहाँ पर टेस्ट लेने की कोशिश की जाती है। तो अशुद्ध बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। ऋतु के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा तिलांजलि, तो तिलांजलि जो है वो इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नहीं होगा यहाँ पर दीपक जी। ठीक है, डी नहीं होगा। विरहणी बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ना ही यहाँ पर मात्रा में कोई मिस्टेक है, ना ही इसको आप जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसमें मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 49 पे।
कह रहा है यहाँ पर कि भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, भू धन ऊर्जा, भुज धन रा, या फिर भू धन ऊर्जा, या फिर भुज धन ओ। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रश्न में 49 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भू धन ऊर्जा आपका भूर्जा का संधि विच्छेद है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 50 पे। दिया हुआ है कि जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां अलंकार कौन सा होता है। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा प्रश्न 50 का? यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनन्वय आपका सही आंसर है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 51 पे। क्या दिया हुआ है आपका कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कि यहाँ पर ये पूरा पंक्ति नहीं दिया हुआ है, एक लाइन ही आपका दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पर कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, इसके आगे की लाइन है कि तू प्राण है, तू प्राण है पवन में, पवन में, विस्तार है गमन में, विस्तार है गगन में। ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है, राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है। तो इसमें आपको अलंकार पूछा गया है। अब अलंकार तो आपको पता ही है, इसमें कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है आपका, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ये पूरा जब आप पंक्ति पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग को प्रश्न दिखाई देगा। इस जो पंक्ति पढ़ेंगे इसमें तो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये क्या है आपका, यहाँ पे आपको प्रश्न के साथ साथ आपको उल्लेख किसी किया जा रहा है। किसका उल्लेख किया जा रहा है? जैसे यहाँ पे तू रूप है किरण में, जिससे हम किसी का उल्लेख करते हैं कि तुम्हारा रूप क्या है, हिरण की तरह है, तुम्हारी आंखें जो है वह अलग अलग तरीके से आप बोलेंगे उनको, तुम्हारे होठ मूंग की तरह है, तुम्हारा रूप किरण की तरह है। तो यहां पर हम उल्लेख कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई बात नहीं दीपक जी, कोई बात नहीं। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 52 में। दिया है मिलजुल मन की किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? मिलजुल मन किसकी रचना है? चित्रा मुदगल की, मृदुला गर्ग की, नासिरा शर्मा की या ममता कालिया की। तो मिलजुल जो मन है वह रचना है किसकी भाई है? वह है आपका मृदुला गर्ग की। ठीक है। क्या है? मृदुला गर्ग की। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 53। कह रहा है रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर आपका हरियाणा में। कहाँ पे होगा? रागड़ी बोली जो है वह कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर आपका हरियाणा। आता है लिटरेचर सान्या जी, अभी आगे आगे आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा लिटरेचर के। अभी कुछ क्वेश्चन मैंने लिटरेचर के भी कराए हैं। रागड़ी बोली कहाँ से बोली जाती है? तो देखिए रागड़ी जो बोली आपकी बोली जाती है वह आपकी हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है। कहाँ? हरियाणा में। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 54। कह रहा है वर्णमाला कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है? वर्णमाला कौन सा अक्षर आपका पुल्लिंग नहीं होता है, ये आपको बताना है। देखिए वर्णमाला में 3 अक्षर ऐसे होते हैं जो कि आपके पुल्लिंग नहीं होते बल्कि स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। कौन सा होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। 3 ही आपके वर्णमाला में लिंग ऐसे होते हैं, 3 अक्षर जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है आपका यहाँ पर छोटी, बड़ी और री। ये 3 आपके ऐसे अक्षर होते हैं जो वर्णमाला में स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है कि ये पुल्लिंग नहीं बल्कि आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। तो बी आंसर, जो भी आंसर बता रहे हैं वो गलत है। जैसे यहाँ पर सान्या जी बता रही है बी आंसर होगा, तो गलत है। ठीक है। तो डी आंसर मोस्टली सभी के हैं, केवल सान्या जी का आंसर यहाँ पर गलत है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 55। दिया हुआ है व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, विदेशज है या फिर देशज है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित जो शब्द आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या है आपका किलकित जो शब्द देख रहे हैं वह कौन सा शब्द है? ठीक है। तो 55 का जो आंसर सही हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा, ये देशज शब्द है। क्या है आपका? किलकित देशज शब्द है। कोई बात नहीं है सान्या जी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 56 पे। दिया है याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना होगा, याचनाएं होगा, याचनाओं होगा या फिर याचनई होगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक, प्रश्न नंबर 56, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। याचना, याचनाएं, याचनाओं या फिर याचनाई। प्रश्न नंबर 56, तो 56 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, याचना आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 57, दिया हुआ है शीशम शब्द का लिंग क्या होगा? शीशम शब्द का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक या फिर सहायक क्रिया। शीशम शब्द का लिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रश्न नंबर 57, तो देखिए 57 में अगर हम शीशम शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 क्या दिया हुआ है? कह रहा है मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर जो शब्द दिया है वह क्या है? एक वचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन है या फिर बहुवचन है? तो 58 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, नित्य बहुवचन। क्या हो जाएगा? नित्य बहुवचन। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 59 पे। दिया है कोई आपसे मिलने आया है, इसमें रेखांकित जो भाग है वह कौन सा सर्वनाम, ये आपको बताना है। कोई आपसे मिलने आया है, ये आपको बताना है। ठीक है, कोई आपसे मिलने आया है, इसमें कौन सा आपका है? ये प्रश्न ही गलत है, यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कोई भी रेखांकित भाग दिया नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न ही थोड़ा सा गलत आपका दे दिया है। प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं, क्या दिया हुआ है आपका कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? पवित्र, पाक, पवित्रात्मक या फिर पवित्रतम। प्रश्न नंबर 60 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 60, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण। तो पवित्रता का अगर हम विशेषण की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर कौन सा विशेषण दिया गया है पवित्रता में, तो वह विशेषण हो जाएगा आपका यहाँ पर ए, यानी कि पवित्र जो है वह क्या है? पवित्रता का विशेषण है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 61। दिया है धातु किसे कहते हैं? क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के, ठीक है, क्लियर बातें हो गई। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 62 दिया हुआ है। क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 62? कर रहा है प्रेम अनदेखी राहों की तरह काल पहचानिए। प्रेम अनदेखी राहों की तरह है, इसमें आपको काल बताना है कि कौन सा काल है ही आकर्षक होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया है, इसको ये आपका अगर बात करते हैं कि प्रश्न क्या होगा कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, की तरह ही आकर्षक होता है। ठीक है, देखिए यहां पर प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इस वाक्य का काल आपको बताना है। कौन सा काल है ये आपको बताना है। पूर्ण वर्तमान काल है या सामान्य वर्तमान काल है या फिर सामान्य वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल या फिर सामान्य भूतकाल। तो देखिए प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। अब इसको अगर हम बात करते हैं कि जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंस के बारे में कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है तो वह क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कि आपका वह सामान्य वर्तमान काल होता है। तो इसलिए यहां पे अगर हम बात करते हैं कि जो 62 का आपका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 63 क्या कह रहा है? कह रहा है धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है आपको बताना है। तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या फिर परिमाणवाचक, कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका कि वाक्य में तेज गति, मतलब तेज गति से वह दौड़ रहा है, तो मतलब यहां पे आप लोगों से जो बोला जा रहा है वह क्या कहा जा रहा है? वह उसकी रीति को बता रहा है। उसकी रीति क्या है? तेज। उसकी रीति क्या है आपका? तेज है। तेज क्या है आपका? रीति है। इसलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा? रीतिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 64 पे। कह रहा है आपका जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द हम क्या बोलेंगे? असाध्य बोलेंगे, दुसाध्य बोलेंगे, साधनहीन बोलेंगे या श्रम साध्य बोलेंगे। क्या यहां पर हम बोलेंगे इसको, ये आपको बताना है। जिसका उपचार ही न हो सके, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमें खांसी आ रहा है। ठीक है, खांसी आ रहा है, अब डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको टीबी हो गया है। क्या हो गया? टीबी हो गया है।
अब हम गांव में रहते हैं, हमें पता नहीं कि टीबी का इलाज कैसे होगा, तो हमारे घर वाले बोलेंगे कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार ना हो सकता, क्योंकि वो अनभिज्ञ है। अब जिसका उपचार न हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे ना कि यह असाध्य बीमारी है। क्या है आपका? असाध्य बीमारी है। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न में 65 में, कह रहा है आपका खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? खराद पर चढ़ना, इसका अर्थ क्या होता है? जांच में आना, कठिनाई में पड़ना, शत्रु के आमने सामने आना, या सच्चाई का सामना करना। खराद पर चढ़ना, इसका अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं आप यहाँ पर किसी भी चीज में हैं, किसी भी सरकारी जॉब में आप कार्य कर रहे हैं और अचानक से आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, तो आप क्या आ गए? उस जांच की खराद में आ गए, आप जांच की खराद में चढ़ गए, यानी कि जांच की खराद में चढ़ गए अर्थात आप जांच में आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 66। क्या दिया हुआ प्रश्न 66? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, ये आपको बताना है। यानी कि यहां पर विशेषण हो गया और विशेष्य हो गया, अब दोनों को मिलाने से कौन सा समास बनता है ये आपको बताना है। तो जहां पर प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद जो आपका विशेष्य होता है वह आपका क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास आपका कहलाता है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर जिनका भी आंसर सी होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 67। कह रहा है संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे कि अगले साल आप लोग का जो है संगम होने वाला है। ठीक है, प्रयागराज में अगले साल जो है वह क्या होने वाला? संगम होने वाला है। क्या होने वाला है? संगम। तो संगम होने वाला, तो यहां पे जो शब्द दिया है संगम, इसमें क्या चीज का आपको गलती दिखाई दे रहा है? रेप की, या फिर अनुस्वार की, या नुक्ता की, या अनुनासिक की? इसमें क्या चीज की आप लोग को यहां पर गलती समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा यहां पर? तो यहां पे अनुनासिक हमें जो है वह नजर आ रहा है कि जो आपका चंद्र बिंदु है क्या है आपका? अनुनासिक होता है ना? क्या होता है? अनुनासिक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वहां सही हो जाएगा। ठीक है, अनुनासिक आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका क्या हो जाएगा यहां पर? देखिए अनुस्वार की बात करते हैं तो आपके अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, तो यहां पे अनुनासिक होगा ना। क्या हो जाएगा? अनुनासिक। तो ये आपका आंसर सही होगा, अनुस्वार नहीं होगा। अयुग्मवाहक, देखिए अयुग्मवाह स्वर जो है दो होते हैं, एक अनुस्वार होते हैं, एक विसर्ग होता है। अब अनुस्वार में भी आपका जो होता है वह बिंदी आता है। ठीक है, अनुस्वार में आपका बिंदी आता है यहां पर। ठीक, और चंद्र जो आपका कोलन होता है वह क्या होता है? विसर्ग होता है। तो अनुनासिक आपका जो होता है वह चंद्र बिंदु वाला होता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ में आया बातें आपको? चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68 क्या दिया हुआ है? इनमें से असंगत विलोम शब्द कौन सा है? असंगत विलोम शब्द, यानी आपको असंगत विलोम शब्द वाला जो शब्द है वो आपको पहचानना है। गुरु लघु, या फिर गुप्त प्रकट, या दोस्त सखा, या कुटिल सरल? क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? देखिए अगर असंगत की बात करते हैं, जो आपको यहाँ पे असंगत दिखाई दे रहा है वह कौन सा है आपका? दोस्त और सखा। देखिए दोस्त या सखा, सखा मतलब जो लड़कियां होती हैं वो अपने मित्र को सखा कहती हैं। जैसे कृष्ण, भगवान कृष्ण जी अपने मित्रों को क्या कहते थे? सखा कहते थे। ठीक है, सखा कहते थे, पार्थ कहते थे। तो दोस्ती ना हुए, तो ये तो विलोम शब्द नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 69 दिया हुआ है। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? समुद्र का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। उदक है, तुंग है, या फिर अड़व है, या फिर विश्वंभर है? तो देखिए समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है, समुद्र का, तो समुद्र का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? अड़व। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? यानी ऐसा शब्द जिनका जो संस्कृत से आए और उसी प्रकार से हिंदी में भी उनका प्रयोग हो जाए, उनके रूप में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उद्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं, या फिर
कठिन कहते हैं या फिर सरल कहते हैं। क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का? तो यहां पे बिल्कुल जिनका भी आंसर बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह तत्सम शब्द होता है। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे आपके तत्सम कहलाते हैं। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 71। क्या कह रहा है? किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए क्या हो जाएगा? क्या दिया हुआ है? किंचित किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए क्या हो जाएगा? थोड़ा, लेकिन, परंतु या फिर कुछ। ठीक है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए क्या हो जाएगा? थोड़ा, लेकिन, परंतु या फिर कुछ। 71 का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं 71 का, तो इसमें जो किंचित का आंसर मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा? सभी बताइए। प्रश्न नंबर 71, तो यहां पे डी आंसर हो जाएगा कुछ। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। किंचित उदास ना हो, किंचित उदास मत हो, यानी कुछ भी उदास मत हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 72 दिया हुआ है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, स्वर कहलाता है, व्यंजन कहलाता है या फिर संधि विच्छेद कहलाता है? कौन सा हो जाएगा? दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि, स्वर, व्यंजन या फिर संधि विच्छेद। प्रश्न नंबर आपका 72। तो देखिए 72 की अगर हम बात करते हैं आपका, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका ए आंसर, यानी कि संधि। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि विद्यालय, ठीक है, विद्यालय है तो विद्यालय में विद्याधनालय होगा। ठीक है, विद्याधनालय। अब यहां पर विद्याधनालय में आपका यहां पर जो हमारा आ धन आ ये हो रहा है ना, आधना, तो यहां पे आपका जो दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्ण ये हमारे वर्ण मिल रहे हैं, इन ये दोनों समीपस्थ हैं इसलिए दोनों का मिलन हो रहा है, इसलिए आपका क्या होता है? संधि कहलाता है। ठीक है ना? शेड्यूल किया गया है सानिया जी, आप देख लीजिएगा, मैं फिर भी बता देता हूं। टीए की जो क्लास है आप लोग की वह 3 PM पे चलेगी। ठीक है, और इंग्लिश की जो क्लास है वह 7 PM पे चलेगी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 73 दिया हुआ है। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुधन आगत, स्वाधन गत, स्वधन आगत या फिर सुधन आगत। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रश्न नंबर आप चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुधन आगत, स्वाधन गत, स्वधन आगत या फिर सुधन आगत। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वह डी सही होगा, सुधन आगत यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 74 क्या बोल रहा है? कह रहा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं ये आपको बताना है। ठीक है, देखना होगा खुशी जी वो कॉलेज है या फिर नहीं है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं ये आपको बताना है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार या फिर उपमा अलंकार। कौन सा आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं, तो ये जो भेद होते हैं आपके वह किसके भेद हैं आपके? वह उपमा अलंकार के भेद हैं। ठीक है, जब किसका है? उपमा अलंकार का भेद है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 75 जिसमें दिया गया है जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 75 का आंसर बताना है। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर मानवीकरण। यानी कि जहां पर भी हम किसी भी चीज को मानवीकरण करेंगे, पर्सोनिफिकेशन करेंगे, बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, तो वह क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर? जब मतलब किसी जब निर्जीव वस्तु में हम ये बात करें कि उसमें वो सजीव है, उसमें जान है, तो क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 76 दिया है श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। ये देखिए आपका लिटरेचर का प्रश्न है। अभी क्वेश्चन बोल रहा था सर लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, तो ये आपका लिटरेचर से क्वेश्चन है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, आदमी या फिर अज्ञातवास। कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 76। तो देखिए 76 का आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा आपका? बी आंसर, यानी कि विश्रामपुर का संत या फिर भागिनी। प्रश्न नंबर 80 का आंसर बताना है।
तो 80 का जो अगर हम आंसर बात करते हैं कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका सी आंसर, यानी कि यहाँ पर भाग्यवती जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भागवती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है वह क्या कह रहा है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर कह रहा है आपका कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ पर जो ज्यादा शब्द दिया गया है, यहाँ पर ज्यादा शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है। तो अगर हम बारिश बहुत ज्यादा हो रही है यानी कि मात्रा के बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में, मात्रा के बारे में, और ये किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर अगर हम विशेषता के आधार पर देखें तो ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, 82 का आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 82 का। प्रश्न नंबर 82 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी कौन सा होगा, ये आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, मतंग है, केसरी है, कपि है या फिर हरिण है। प्रश्न नंबर 82 का आंसर, तो प्रश्न नंबर 82 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है केहरी शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 32 का, सॉरी प्रश्न नंबर 82 का यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका बी आंसर, यानी कि केसरी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, केहरी शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, केसरी हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 83, दिया गया है दिए गए विकल्पों में से भर्ता का, भर्ता जो शब्द दिया गया है, भर्ता शब्द, इस भर्ता सिंह आपको बताना है क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग आपका, भर्ता। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है क्योंकि बार बार लाइट आ रही है जा रही है, इसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसे आप इग्नोर करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया है वह क्या है आपका, प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 84 दिया है कि आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहंस सका, इस दोहे में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 85, दिया हुआ है कि दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, या लगा हुआ है, यह लगा हुआ है या फिर या। दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो दयनीय में अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा 85 का, वह सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दयनीय। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, दयन प्लस ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 86 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 86 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का पुष्टि कीजिए। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है। शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य अगर हम बात करते हैं कि जो दिए गए विकल्प हैं इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। देखिए शुद्ध वाक्य क्या है कि मेरा नाम मोहन है, मकसद करते हैं कि मेरा नाम मोहन है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा नाम मोहन जी है, कभी हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कभी नहीं कहते हैं कि मेरा नाम मोहन जी है। ठीक है, ये तो कभी नहीं कहते हैं। या फिर हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है, ये नहीं कहते ना, तो कहते हैं मेरा नाम मोहन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है आपका, कामायनी किस युग की रचना है ये आपको बताना है। कामायनी किस युग की रचना है, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या फिर प्रयोगवाद, किस युग की रचना है ये आपको बताना है। देखिए अगर हम कामायनी की बात करते हैं तो कामायनी जो आपकी
रचना है वह छायावाद युग की रचना है। ठीक है, किसकी है? छायावाद युग की रचना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 88, कह रहा है निम्न में से कौन सी कृति सन 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नंद किशोर आचार्य की है? ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सी कृति सन 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नंद किशोर आचार्य की है? छिलते हुए अपने को, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नारा सुपारा, आग की हंसी या मिलजुल मन। 88 का जो आंसर हो जाएगा वह ए बिल्कुल सही होगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए है वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 89 पे। कह रहा है आपका रिक्त स्थान आपको भरना है। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से जहां सिक्कों का शुरू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा रिक्त स्थान है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि सिक्कों का अब ये आपका यहाँ पर डॉट डॉट है। ठीक है, सिक्कों का शुरू हुआ था, प्रचलन शुरू हुआ था, विकार शुरू हुआ था, उलटफेर शुरू हुआ था या परिवर्तन शुरू हुआ था? क्या शुरुआत किया गया था? देखिए भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां पर सिक्कों का जो है आपका सिक्कों का प्रचलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रचलन शुरू हो जाएगा। अभी हेल्थ बिल्कुल जवाब दे रहा है क्लास ना लेने को, लेकिन फिर भी आपके 100 क्वेश्चन को मैं पूरा करा कर ही जाऊंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 क्या कह रहा है आप लोगों का? कह रहा है एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है आपको। ठीक है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण को पहचानना है। विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। जिसमें विशेषण कौन सा है आपका? क्रमवाचक विशेषण है, समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है या फिर गणनावाचक है? कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपका जो विशेषण इसमें है वह गणनावाचक है। क्या है आपका? गणनावाचक, क्योंकि एक लड़के की बात हो रही है ना। क्या है? एक लड़के की बात हो रही है, इसलिए यहां पर एक आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना जी? बिल्कुल महक जी, इसीलिए कल भी क्लास में नहीं ले पाया था। कल ज़्यादा ही खराब हो गई थी संडे को मेरी तबीयत, इसलिए क्लास आप लोगों का संडे को नहीं ले पाया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 91। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एकदम इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 91 देखिए क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए पदों में वाक्य का निर्माण करना है आपको। ये आप लोग कुछ इस प्रकार से समझिए कि ऐसे प्रश्न ही आपके आएंगे, एकदम सेम टू सेम यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आएंगे सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम आपके प्रश्न जो है वह आएंगे। क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए पदों को वाक्य निर्माण करना। ये पद है, पहला पद है महान योद्धाओं का, रहेगा, आभारी, देश और सदा। अब इसको एक ऐसा आपको वाक्य बनाना है जिसका एक निश्चित अर्थ भी हो। ठीक है, जिसका एक निश्चित अर्थ हो ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? देखिए महान योद्धाओं, रहेगा, जारी, आभारी, देश या सदा। तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं इसको? यहाँ पे क्या बना सकते हैं? तो देखिए क्या हम बनाएंगे, सबसे पहले देश हम नंबर 1 पे रखते हैं। देश महान योद्धाओं का, सदा आभारी रहेगा। ठीक है, देश महान योद्धाओं का सदा आभारी रहेगा। तो ये हमें कहां मिल रहा है? डी, ए और ई। डी, ए, ई हमें केवल सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को सही लगाएंगे। ठीक है ना? अब आते हैं प्रश्न नंबर 92। क्या दिया हुआ है आपका? निम्नलिखित पदों का सही क्रम व्यवस्थित करना है आपको। अत्यंत गंभीर जैनेन्द्र की पहचान चिंतक के रूप में होने के साथ साथ में रही। अगर ये प्रश्न आपको को कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रश्न बस आपको जब प्रश्न मिले ऐसे तो उनको अपना सटीक तरीके से इसको ऐसे बैठाइए कि उस वाक्य का एक अर्थ भी निकले। ऐसा नहीं कि बस हम उस वाक्य को लगा दिए और उसका अर्थ न निकले। ठीक है, तो अर्थ निकालना बहुत जरूरी है। उस जो भी आप वाक्य इसको बनाएंगे इन शब्दों से बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर 92 का, जिनका आंसर वो आप बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा 92 का आंसर? देखिए अगर हम बात करते हैं 92 का आंसर, ठीक है, 92 का अगर हम क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इसका आंसर की बात करते हैं यहां पर, तो ये जो क्वेश्चन है ना एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था। एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था।
कि क्यों एनटीए ने यहाँ पे ड्रॉप किया था क्वेश्चन को, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर इस वाक्य को हम बनाते हैं आपका, तो क्या होगा आपका, जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में, जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर होने के साथ साथ चिंतक के रूप में रही है। तो कहीं भी हमें एक सार्थक अर्थ निकल ही नहीं रहा। इसे हम एक रूप तो दे सकते हैं, लेकिन क्या सार्थक अर्थ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जैसे आप लोग सी ऑप्शन बोल रहे हैं आप लोग कि अत्यंत गंभीर होने के साथ साथ, अत्यंत गंभीर होने के साथ साथ चिंतक के रूप में जैनेन्द्र की पहचान में रही है। तो कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन ही आपका गलत दिया गया था जो एनटीए ने दिया हुआ था। तो मैं आपको इसलिए क्वेश्चन को ऐड किया हूं ताकि आप लोग समझ सकें कि एनटीए भी गलती कर सकता है प्रश्नों को देने में। तो जब कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो उसका जो नंबर होता है, यानी कि जो मार्क्स होता है, वह सभी को दिया जाता है, सभी को दिया जाता है, चाहे आपने उस प्रश्न को सॉल्व किया हो या न किया हो। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रश्न के दो दो आंसर सही हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये प्रश्न 92 है, इसका ए भी सही हो गया और बी भी सही हो गया। तो यहां पर अगर इन दोनों में से किसी पर भी आपने टिक किया होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और जिन्होंने इन दोनों में से किसी को टिक नहीं किया होगा उसको नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है। ये बातें होती हैं एनटीए के मार्किंग सिस्टम की, जो मुझे आपको थोड़ा सा बताना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 93। करा है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें चारू जो शब्द आप देख रहे हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू जो शब्द देख रहे हैं, ये जो चारू शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है, अर्थ होता है, वक्र होता है, ललित होता है, या फिर लालित्य होता है। क्या हो जाएगा यहां पर? प्रश्न नंबर 93 का आंसर केवल ए बी सी, केवल ए सी डी, केवल ए डी ई, या फिर केवल ए बी ई। देखिए चारू का जो अर्थ होता है, चारू का जो अर्थ होता है वह सुंदर भी होता है, ठीक है, अर्थ नहीं होता है, वक्र भी नहीं होता है, ललित भी होता है और लालित्य भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए डी और ई, ए डी और ई यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 94। क्या दे रहा है प्रश्न नंबर 94? निम्नलिखित में से गुरु शब्द का अर्थ नहीं है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी प्रणाम, गुरुजी, तो गुरु जो शब्द है आपका उसका अर्थ नहीं होता है बड़ा, भारी, गुणी या आचार्य। बिल्कुल आचार्य तो होता ही है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। और गुरु का अर्थ हमसे बड़े होते हैं तो बड़ा भी होगा, ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। और गुरु हमेशा चेले पर भारी पड़ते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। गुणी नहीं होते हैं, गुरु गुणी, गुरु का जो अर्थ होता है वो गुणी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 95। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें कनक जो शब्द दिया गया है, दो कनक जो शब्द दिए गए हैं, इनमें इनका अर्थ क्या है? सोना है, चांदी है, कण है, धतूरा है, या फिर कन्या है। प्रश्न नंबर 95 का आंसर बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है। देखिए अगर प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं आपका, तो कनक का बात क्या, कनक का मतलब क्या होता है आपका? कनक का मतलब होता है आपका सोना भी होता है, ठीक है, धतूरा भी होता है, लेकिन चांदी नहीं होता है, कर्ण नहीं होता है, ना कन्या होता है। तो ए और डी जो है आपका सही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पर? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, जी हाँ बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 96 दिया हुआ है यहां पर। क्या? मैथिली शरण गुप्त रचित काव्य कौन सा, ये आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त रचित काव्य कौन सा है? साकेत है, मधुशाला है, यमा है, या फिर लहर है। ये प्रश्न सभी याद रखे रहिएगा जो मैंने आप लोग को कराया है। ठीक है। आप लोग जब 12 तारीख को एग्जाम दे कराएंगे तो आपको पता चलेगा इनमें से प्रश्न आपके आए हुए थे। ये मैं आप लोग को बोल दे रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त रचित काव्य कौन सा है? साकेत है, मधुशाला है, यमा है, या फिर आपका लहर है। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? साकेत। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक काव्य है। प्रश्न नंबर 97 दिया हुआ है आपका, फणीश्वर नाथ रेणु की रचित उपन्यास कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा इससे। अंधा युग है, आधे अधूरे है, या फिर
जयद्रथ वध है या फिर मैला आंचल है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी के जो उपन्यास है वह मैला आंचल है। ठीक है, कौन सा है? मैला आंचल है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 98, दिया हुआ है हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? जयद्रथ वध, नीड़ का निर्माण, फिर श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? प्रश्न नंबर 98 जो दिया गया इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अरे इतना भी सच नहीं बोलना था फाइनल गोल डेथ जी। ठीक है, इतना भी सच नहीं बोलना था आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए आपके मैसेज को मैंने टैग कर दिया है, बहुत अच्छा मैसेज आपने भेजा है। हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? जयद्रथ वध, नीड़ का निर्माण कर, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखा। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, नीड़ का निर्माण, फिर ये आपका हरिवंश राय बच्चन की रचना। ये किसकी रचना है? अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी हैं उनकी ये रचना है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 99। प्रश्न नंबर 99 कह रहा है धर्मवीर भारती रचित कृति नहीं है, ये आपको बताना है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित जो आपकी कृति नहीं है वो आपको कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। अंधा युग, गुनाहों का देवता, बलचन्मा या फिर सूरज का 7वां घोड़ा। प्रश्न नंबर 99 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 99 अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपका सी बलचन्मा जो है वह धर्मवीर भारती की कृति नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 100 कर है कुटज निबंध के रचयिता कौन है? हाँ, ये हिंदी कम्युनिकेशन में नहीं आएगा इंटरनेट यूजर जी। ठीक है, अब जो हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन रहेंगे वह हिंदी कम्युनिकेशन में नहीं आएंगे। साहित्य का जो नहीं आएगा कम्युनिकेशन में, हाँ जो आपका ग्रामर का है, ग्रामर का है वह आएगा। ठीक है ना, ग्रामर का है वो आएगा। चलिए तो कुटज निबंध के रचयिता कौन है? ये आखिरी प्रश्न है। धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 100 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आप लोग का जो 100 क्वेश्चन था, जो मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था कि हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो 100 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को कराए गए हैं वो अच्छे से आप लोग यहाँ पर किए होंगे। और जो भी प्रश्न आप लोग यहाँ पर कराए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉसिबल होगा तो एक बार जरूर इन्हें इस सेशन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो क्वेश्चन छूट गया हो वो रिवीजन भी आप लोग कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर 3 PM पे आप लोगों से मैं मिलूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास में, और 7 PM पे आप लोग को हम मिलेंगे जो इंग्लिश की क्लास है उसमें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से 3 बजे क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सभी लोग का ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। जनरल टेस्ट का कल मैराथन होगा, जनरल टेस्ट का कल मैराथन मैं लूंगा, एक लंबा चौड़ा मैराथन लूंगा जीटी का, लगभग 500 क्वेश्चन का। ठीक है, 500 क्वेश्चन का मैराथन लूंगा कल। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।